मार्च 1945 1945 के आखिर तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर में नाजी जर्मनी शिकस्त के दहाने पर था। ईस्टर्न साइड से मशरिक की तरफ से रूसी फौजें दरिया ओड के किनारे तक पहुंच चुकी थी। मगरिब की तरफ से अमेरिकी फोर्सेस दरिया एलब के किनारे पर थी। इन दोनों दरियाओं के दरमियान में थर्ड राइक यानी नाजी जर्मन एम्पायर का कैपिटल बर्लिन था। यह वो शहर था जिस पर कब्जे से यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो सकती थी। अब इत्तेहादी फोर्सेस में से जिस मुल्क की फोर्स पहले बर्लिन पर कब्जा करती, उसे नाजियों को हराने का क्रेडिट तो मिलता ही, लेकिन साथ में एक बड़ा बोनस भी मिलता। यह बोनस था वो जर्मन साइंटिस्ट्स जो हिटलर के एटमी प्रोजेक्ट्स और जदीद हथियारों के मंसूबों पर काम कर रहे थे। इनकी गिरफ्तारी और नाजी हथियारों के डिजाइन्स तक रसाई रूसियों का भी ख्वाब था और अमेरिकियों का भी। इसलिए दोनों ताकतों के दरमियान बर्लिन पर कब्जे की रेस लगी हुई थी। लेकिन अचानक कहानी में एक ट्विस्ट आया और अमेरिका इस रेस से बाहर हो गया। अमेरिकन कमांडर्स को अंदाजा हुआ कि बर्लिन की जंग में उनके कम से कम 1 लाख फौजी 100,000 सोल्जर्स मारे जा सकते हैं। वो इतनी बड़ी कुर्बानी देने पर तैयार ही नहीं थे, सो उन्होंने रूस के लिए खाली मैदान छोड़ दिया। यूएस कमांडर जनरल आइजनहावर ने रूसी हुक्मरान जोसेफ स्टालिन को एक टेलीग्राम भेजा। उसमें लिखा था कि बर्लिन अमेरिकियों का टारगेट ही नहीं रहा। हमारी फोर्सेस शहर के मगरिब में एलब रिवर के किनारे से आगे नहीं आएंगी। यह पैगाम मिलने के चंद रोज बाद स्टालिन ने बर्लिन पर फैसलाकुन हमले का सिग्नल दे दिया। यूं यूरोप में सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आखिरी बड़ी लड़ाई की तैयारी शुरू हो गई। इसे बैटल ऑफ बर्लिन कहा जाता है। मैं हूं फैसल राइज और देखो सुनो जानो की जनरल्स एंड बैटल सीरीज सीजन 2 की आखिरी किस्त में हम आपको यही सब दिखाएंगे। माय क्यूरियस फेलोज, अगर तादाद और ताकत के लिहाज से देखें तो बैटल ऑफ बर्लिन से पहले रूसियों को अपने जर्मन दुश्मनों पर बहुत ही ज्यादा बढ़तरी हासिल थी। रूसियों के पास 25 लाख के करीब फौज और 6,000 से ज्यादा टैंक्स मौजूद थे। इसके अलावा उनके पास क्रोशा रॉकेट्स भी थे, जो आज भी लिबनान की अस्करी तंजीम हिजबुल्लाह का पसंदीदा हथियार है। इस रॉकेट के कुछ वर्जन्स 8 किलोमीटर या इससे ज्यादा दूरी तक मार कर सकते थे। यह एक तबाहकुन हथियार था और जर्मन्स इस रॉकेट से बहुत डरते थे। रशियंस के मुकाबले में जर्मन्स के पास महज 7,66,000 फौजी थे, जो दरिया ओड से बर्लिन तक फैले हुए थे। इनमें 3 लाख जवान दारुल हुकूमत में तैनात थे। बाकी 4,66,000 फौजी दरिया ओड के मगरबी किनारे पर रूसी फौज के सामने पोजीशंस लिए हुए थे। जर्मन फौज के पास सिर्फ 800 टैंक्स थे, यानी रूसियों के पास जर्मनों के 3 गुना से भी ज्यादा फौज और 7 गुना से भी ज्यादा टैंक्स थे। फिर जर्मनों के साथ सबसे बड़ा मसला यह था कि उनके पास फौज के लिए फ्यूल ना होने के बराबर रह गया था। इस वजह से वो ना तो अपने टैंकों को दुरुस्त तरीके से इस्तेमाल कर सकते थे और ना ही अपनी एयर फोर्स से कोई मौसर मदद ले सकते थे। दूसरी तरफ रूसी फौज को फ्यूल का कोई मसला ही नहीं था। न सिर्फ ये कि उनके पास टैंक्स पूरी तरह एक्टिव थे, फाल थे, बल्कि हजारों तैयारे भी अपनी फौज की मदद के लिए तैयार खड़े रहते थे। रूसियों के पास हजारों टन गोला बारूद भी था, जबकि जर्मनों के पास असलहे की भी शदीद कमी हो चुकी थी। तादाद, फ्यूल और गोला बारूद के अलावा जर्मन फोर्सेस तजर्बे के लिहाज से भी रूसियों से बहुत पीछे थी। ज्यादातर तजर्बाकार जर्मन फौज सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरी जंग अजीम की मुख्तलिफ लड़ाइयों में मारी जा चुकी थी। उनकी जगह ना तजर्बाकार और कम उम्र ऐसे फौजियों ने ले ली थी जिनकी ट्रेनिंग भी बहुत कम थी। मिसाल के तौर पर दारुल हुकूमत बर्लिन में तैनात 3 लाख जर्मन फौजियों में से सिर्फ 50,000 तजर्बाकार थे। बाकी फौजी पुलिस, एयरफोर्स, नाजी तंजीम, वाफन एसएस या दीगर तंजीमों से भर्ती किए हुए लोग थे। इसके अलावा 16 से 60 बरस की उम्र के तमाम मर्दों को जंग के लिए तलब करके एक मिलिशिया फोर्स भी बना ली गई थी। इस मिलिशिया फोर्स को वॉल्कस्ट्रम कहा जाता था। इसमें वो लोग शामिल थे जिन्होंने इससे पहले कभी हथियार नहीं उठाए थे। जर्मन फौज में वो नॉर्वेजियन, फ्रांसीसी और दूसरे यूरोपियन भी शामिल थे जो कम्युनिज्म के खिलाफ थे। उनका ख्याल था कि रूसियों ने अगर नाजी जर्मनी को हरा दिया तो यूरोप पर कम्युनिज्म का गलबा हो जाएगा। इसलिए वो नाजियों के साथ मिलकर रूसियों से लड़ रहे थे, क्योंकि रूसी कम्युनिस्ट थे। लेकिन उनकी तादाद भी दोस्तों बस आटे में नमक के बराबर थी। वो जर्मनों की कम मैन पावर का मसला हल नहीं कर सकते थे।
نازیوں کے لیے تعداد اور سپلائیز کی کمی سے بھی بڑا مسئلہ تھا لیڈرشپ کا۔ جرمن لیڈر ایڈولف ہٹلر مسلسل شکستوں کے بعد اپنی قائدانہ صلاحیتیں کھو چکے تھے۔ وہ اس ڈیپ ڈیلوژن، اس گہرے دھوکے کا شکار تھے کہ اول تو روسی فوج برلن پر حملہ کرے گی ہی نہیں، لیکن اگر کرے گی بھی تو شہر کے چپے چپے کو وہ اس کے لیے اسٹالن گراڈ بنا دیں گے، بالکل ویسے جیسے رشینز نے اپنے علاقے میں نازیوں سے جنگ کی تھی۔ اسی طریقے سے ہٹلر کا خیال تھا کہ وہ بھی روسیوں کو ہرا دیں گے برلن میں۔ انہیں اتنا اوور کانفیڈنس تھا کہ انہوں نے دوسرے محاذوں سے فوج ہٹا کر برلن بلانے سے بھی انکار کر دیا، بلکہ شہر اور اس کے ارد گرد تعینات کئی ٹینک دستوں کو بھی چیکوسلوواکیہ اور ہنگری میں پھنسی ہوئی اپنی فورسز کی مدد کے لیے بھیج دیا۔ ہٹلر کے اس حد سے بڑھے ہوئے اعتماد کی ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں شہر میں موجود، برلن میں موجود اپنی لاکھوں کی فورس پر بہت بھروسہ تھا، کیونکہ ان میں سے ایک ایک سولجر خون کے آخری قطرے تک لڑنے کے لیے تیار تھا، اور شہر کے اندر موجود ایک دفاعی فوج کی اتنی تعداد ایک شہر کو بچانے کے لیے بہت ہوتی ہے۔ سو دوستو، اسی طرح 16 اپریل 1945 کا دن بھی آ گیا اور روسی فوج نے پوری طاقت سے برلن پر دھاوا بول دیا۔ یہ ایک تاریخی مگر انتہائی خونریز جنگ کا آغاز تھا۔ برلن پر حملہ کرنے والی روسی فوج کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ پہلی فوج کی کمان جنرل گیورگی یوکوف کر رہے تھے۔ وہ جوزف اسٹالن کے چہیتے کمانڈر تھے۔ 1941 میں انہوں نے جرمن فورسز کے مقابلے میں ماسکو کا کامیاب دفاع کیا تھا۔ اس کے علاوہ اسٹالن گراڈ میں نازیوں کی تاریخی شکست میں بھی انہی کا زیادہ کردار تھا۔ جرمنوں کے خلاف وکٹریز، فتوحات کی وجہ سے وہ اسٹالن کے بہت قریب آ چکے تھے۔ روسی عوام میں بھی اسٹالن کے بعد انہیں ہی سب سے زیادہ مقبولیت ملی تھی۔ اب وہ نازی دارالحکومت کو فتح کرنے کا اعزاز بھی اپنے نام کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس حوالے سے اسٹالن سے یہ وعدہ بھی لے لیا تھا کہ شہر کو فتح کرنے کا موقع انہی کو دیا جائے، کسی دوسرے کمانڈر یا جنرل کو نہیں۔ لیکن روسی فوج میں یوکوف کا ایک مخالف بھی موجود تھا۔ یہ تھے جنرل آئیوان کونیف۔ دریائے اورڈ کے کنارے جس جگہ جنرل یوکوف کی فوج موجود تھی، اس کے جنوب میں دریائے اورڈ ہی کی ایک شاخ نائسا ریور کے کنارے یہی کمانڈر جنرل کونیف بھی دوسری روسی فوج کے ساتھ موجود تھے۔ اسٹالن نے بیک وقت یوکوف اور کونیف دونوں جنرلز کو برلن پر حملے کا حکم دے دیا۔ یوں دونوں کمانڈرز میں ایک ریس لگ گئی کہ جرمن دارالحکومت تک پہلے کون پہنچتا ہے۔ اب دیکھیے کہ 16 اپریل کے روز جنرل یوکوف نے دریائے اورڈ پار کر کے جرمن فورسز پر حملہ کر دیا، لیکن اس پہلے حملے میں انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ جس جگہ سے انہوں نے دریا پار کیا تھا، اس سے کچھ فاصلے پر جرمن سائیڈ پر ایک چھوٹا سا پہاڑی سلسلہ تھا جسے سیلو ہائٹس کہتے تھے۔ یہ مشرق کی طرف سے دارالحکومت میں داخل ہونے کا مرکزی راستہ تھا۔ جرمنوں نے اس پہاڑی پر پوزیشن سنبھال لی۔ ان کے سامنے کھلے میدان میں روسی ٹینکس اور فوجی دستے پیش قدمی کرتے ہوئے پہاڑی کی طرف آ رہے تھے۔ نازیوں نے اپنی توپوں اور اینٹی ٹینک گنز سے ان پر فائر کھول دیا اور انہیں شدید نقصان پہنچایا۔ جرمنوں کی گولہ باری اتنی شدید تھی کہ اگر کوئی اور فوج ہوتی تو پسپا ہو جاتی، لیکن روسی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ روسیوں کی فوجی حکمت عملی میں انسانی جانوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہوتی تھی۔ فوج کتنا بھی جانی نقصان اٹھا لے، کمانڈرز اس بنیاد پر فیصلے نہیں بدلا کرتے تھے۔ انہیں فکر ہوتی تھی تو صرف کامیابی کی، چاہے اس کے لیے کتنی بھی جانیں گنوانی پڑیں۔ آپ کو شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ روسی کمانڈرز جان بوجھ کر ٹینکوں کو آگے نہیں بڑھاتے تھے تاکہ انہیں دشمن کی گولہ باری یا بارودی سرنگوں سے کوئی نقصان نہ پہنچے، یعنی وہ ٹینکوں کو بچاتے تھے۔ روسی فوج کے ہراول دستوں میں اکثر جرائم پیشہ اور سزا یافتہ قیدی شامل ہوتے تھے۔ انہی کو آگے مائن فیلڈ پر دوڑایا جاتا تھا تاکہ وہاں نصب بارودی سرنگیں پھٹ جائیں اور راستہ کلیئر ہو جائے، لوگ چاہے مر جائیں لیکن ٹینکس بچ جائیں۔ اس کے بعد روسی فوج کی ایلیٹ یونٹس اور ٹینک فورسز آگے بڑھتی تھیں۔ اس طرح روسی فوج کا نقصان بہت کم ہوتا تھا، لیکن مائنز فیلڈ پر دوڑنے والوں میں بہت ہی کم لوگ زندہ بچتے تھے۔ سی لو ہائٹس پر قبضے کی جنگ میں جنرل یوکوف نے بھی یہی حربے آزمائے اور آخر کار 30,000 جانیں گنوا کر وہ جرمنوں پر حاوی ہو گئے۔ لیکن اس ساری لڑائی میں انہیں چند روز لگ گئے اور وہ برلن پہنچنے کی ریس میں پیچھے رہ گئے۔ ان کے حریف کمانڈر جنرل کونیف دریائے نائسا عبور کر کے ہر رکاوٹ کو بے دردی سے کچلتے ہوئے برلن کی جنوبی طرف پہنچ چکے تھے۔ یہاں سے انہوں نے شہر پر دھاوا بول دیا۔ ان کے پاس طاقتور ٹینک فورسز تھیں اور شہر ان کے سامنے تھا۔
वो बआसानी अपने हरीफ जनरल युकोव से पहले बर्लिन पर कब्जे की रेस जीत सकते थे। लेकिन जब जनरल कोनेव समझ रहे थे कि वो तारीख रकम करने जा रहे हैं, तो अचानक स्टालिन का एक हुक्म उनके पैरों की जंजीर बन गया। रूसी हुक्मरान ने जनरल कोनेव को पैगाम भेजा कि वो शहर में मजीद पेशकदमी ना करें, आगे ना बढ़ें। शहर पर कब्जे का टास्क जनरल युकोव को सौंप दिया गया है। यानी अब आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और अपने हरीफ को थर्ड राइक खत्म करने का क्रेडिट लेने दें, बर्लिन पर कब्जे का क्रेडिट लेने दें। इस हुक्म पर जनरल कोनेव को सदमा तो बहुत हुआ, लेकिन वो अपने बॉस के हुक्म को चैलेंज नहीं कर सकते थे। स्टालिन एक सख्त गिर हुक्मरान थे और अपने हुक्म के खिलाफ जाने वालों को कभी माफ नहीं करते थे। चुनाचे जनरल कोनेव और उनकी टैंक फोर्सेस तो शहर की जनूबी साइड पर रुक गई। इधर मशरिक और शुमाल की तरफ से ईस्टर्न और नॉर्दर्न साइड से जनरल युकोव ने शहर पर भरपूर हमला कर दिया। 20 अप्रैल को दोस्तों हिटलर की सालगिरह का दिन था। इस रोज एक तरफ तो रूसी टैंकों और तोपखानों ने शहर पर शदीद बमबारी की, तो दूसरी तरफ अमेरिकी तैयारे भी हिटलर को हैप्पी बर्थडे कहने के लिए आ गए। उन्होंने शहर पर शदीद बमबारी की और बेशुमार इमारतों को मलबे का ढेर बना दिया। नाजी लीडर अपने मशहूर ज़माना फ्यूरर बंकर में छुपे हुए थे, जो जर्मन चांसलर की रहायशगाह के करीब था। जब अमेरिकी तैयारे बमबारी खत्म करके लौट गए, तो हिटलर अपनी सालगिरह मनाने बंकर से बाहर निकले। आमतौर पर हिटलर की हर सालगिरह पर 40,000 फौजियों की परेड होती थी, लेकिन आज उन्हें सलामी देने के लिए महज चंद फौजी एक कतार में खड़े थे। इनमें भी कुछ तो कम उम्र बच्चे थे। हिटलर जिस्मानी तौर पर बहुत कमजोर हो चुके थे। आप DSJ पर हिटलर की बायोग्राफी में देख चुके हैं कि नाजी लीडर अफ्यून का नशा करते थे और ग्लूकोज के इंजेक्शन लगाते थे। ये सब चीजें अब उन्हें दस्तयाब नहीं थी, जिसकी वजह से उनका जिस्म बहुत बुरी हालत में था, एनर्जी भी नहीं थी। जब वो फौजियों से मिल रहे थे तो उनका हाथ मुसलसल कांप रहा था। फिर भी थके से कमजोर चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए वो फौजियों को थपकी देते रहे और खास तौर पर चाइल्ड सोल्जर्स से उन्होंने चंद लम्हे बात भी की। फिर वो वापस अपने बंकर में चले गए और इसके बाद उन्हें पब्लिक में जिंदा कभी नहीं देखा गया। मैक्यूरस फैलोज बर्लिन अब 3 अतराफ मशरिक, शुमाल और जनूब की तरफ से ईस्टर्न, नॉर्दर्न और सदर्न साइड से रूसी फौज के घेरे में आ चुका था। शहर पर कब्जे की असल लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हिटलर की नाजी पार्टी के समझदार लोग जान गए थे कि अब बर्लिन को बचाना मुमकिन नहीं रहा। चुनाचे 21 अप्रैल को नाजी अफसरों की बड़ी तादाद खुफिया रास्तों से शहर से फरार हो गई। ये लोग अपने साथ जिस कदर कीमती सामान ले जा सकते थे वो ले गए। शहर में अब सिर्फ वो 3 लाख जर्मन फौजी रह गए जो अब भी हिटलर के वफादार थे। ये लोग तो खैर फौजी थे और हथियारों से अपना दिफा कर सकते थे, लेकिन सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये थी कि लाखों सिविलियंस भी शहर में फंसे हुए थे। कम से कम 20 लाख 2 मिलियन आम शहरी जिनका जंग से कोई लेना देना नहीं था, उनके पास अपनी हिफाजत के लिए हथियार तो दूर की बात, खाने पीने का सामान तक नहीं था। ये सब लोग भी इस बेरहम जंग में दोनों फौजों के दरमियान पिसने वाले थे। कहते हैं हिटलर को इन सिविलियंस की कोई परवाह नहीं थी। वो समझते थे कि जो बेहतरीन जर्मन थे वो तो जंग में पहले ही मारे जा चुके हैं, जो बाकी हैं वो पहले वालों से कम दर्जे के जर्मन हैं, इसलिए ये सब लोग मारे भी जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह थी कि हिटलर ने शहर में मौजूद तमाम इंडस्ट्री, सड़कों, पुलों और अनाज के गोदामों को भी तबाह करने का हुक्म जारी कर दिया। ये इसलिए किया गया था ताकि कोई भी कीमती इंफ्रास्ट्रक्चर सही सलामत रशियंस के हाथ ना लग सके। बहरहाल दोस्तों, अब रूसी फौज शहर में दाखिल हो चुकी थी और जर्मन्स को उसका मुकाबला करना था। उन्हें मालूम था कि दुश्मन की फौज, रशियन आर्मी, उनसे ज्यादा ताकतवर है, इसलिए जर्मनों ने शहर की हर इमारत को मोर्चे में तब्दील कर दिया। शहर को अलग अलग सेक्टर्स में तकसीम किया गया और हर सेक्टर की हिफाजत के लिए एक मुकम्मल फोर्स मौजूद रखी गई, जिसके पास टैंक्स, तोपें और एंटी टैंक वेपन्स थे। शहर के अंदर 2 टारगेट फौजी लिहाज से अहम तरीन थे रशियंस के लिए। पहला टारगेट जर्मन वज़ीर-ए-आज़म चांसलर यानी हिटलर की रहायशगाह थी, जिसके करीब ही वो अपने खुफिया बंकर में मौजूद थे। ये बंकर और चांसलरी की इमारत रूसियों का अहम टारगेट थी। दूसरी अहम इमारत जो टारगेट थी वो जर्मन पार्लियामेंट थी। इसकी हिफाजत पर जर्मनों ने खास ध्यान दिया था। इस इमारत और इसके इर्द गिर्द हजारों सिपाहियों ने पोजीशंस ले रखी थी। इन हिफाजती इंतजामात की वजह से हिटलर ने जर्मन दारुल हुकूमत के मुतल्लिक ये कहा था कि ये शहर एक किला है। दूसरी तरफ रूसी हुक्मरान स्टालिन ने बर्लिन को फाशिस्ट दरिंदे मतलब हिटलर की कमीनगाह, हाइड आउट करार दिया था। तो अब सूरत हाल ये थी कि बर्लिन रूसियों के घेरे में था। दारुल हुकूमत में मौजूद जर्मन फोर्सेस कोके कमजोर थीं, मगर हथियार डालने पर तैयार नहीं थीं। आप जान चुके हैं कि रूसियों के पास इस महाज पर 25 लाख
2.5 मिलियन आर्मी थी, लेकिन ये पूरी फौज शहर में दाखिल नहीं हुई। रूसियों ने 5 लाख के करीब जवान, 0.5 मिलियन सोल्जर्स और 1500 टैंक्स शहर में दाखिल किए। इस फौज को 12,700 तोपों और हजारों तैयारों की फायर सपोर्ट भी हासिल थी। इस रूसी फोर्स को शहर में दाखिल होते ही शदीद मुज़ाहमत का सामना करना पड़ा। जर्मन फौज गो के नातजुर्बाकार थी, लेकिन इसकी बड़ी तादाद कट्टर नाजियों पर मुश्तमिल थी। ये लोग हथियार डालने पर किसी तरह तैयार नहीं थे, चाहे जान चली जाए। फिर इनके पास ऐसे एंटी टैंक रॉकेट्स थे जिन्हें कंधे पर रखकर फायर किया जा सकता था, और इसको फायर करने के लिए किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। एक बच्चा भी इसे चला सकता था। नाजियों ने इन रॉकेट्स का भरपूर फायदा उठाया और शहर की हर गली को रूसी टैंकों के लिए शमशान घाट बना दिया। शहर की हर इमारत और गली से रशियन टैंक्स पर रॉकेट फायर हो रहे थे। इन हमलों में दर्जनों रूसी टैंक्स तबाह हो गए। नाजियों ने एक और काम ये किया कि वो इमारतों को खुद बारूद से उड़ाने लगे, यानी अपने शहर को खुद बर्बाद करने लगे। इस तरह होता ये था कि इमारतों का मलबा गलियों में बिखर कर गली बंद हो जाती थी। सड़कों से टैंक और दूसरी फौजी गाड़ियां फिर नहीं गुजर पाती थी। ये मलबा दोस्तों उल्टा जर्मनों के लिए फिर मोर्चों का काम भी देने लगता था। जर्मन फोर्सेस की मुज़ाहमत इतनी शदीद थी कि आखिरी गोली और आखिरी जवान तक मुकाबला इसी तरह जारी था। लेकिन दोस्तों, जहां जर्मन्स इतनी शदीद मुज़ाहमत कर रहे थे, वहीं रूसी फौज भी भरपूर जंगी हरबे आजमा रही थी। रशियन फोर्सेस ने 2.5 बरस पहले स्टालिनग्राड में जर्मन से ऐसी ही एक शहरी जंग लड़ी थी, जो कि आप हमारी इस वीडियो में देख भी चुके हैं। इस जंग से उन्होंने शहर के अंदर इनर सिटी में लड़ाई का भरपूर तजुर्बा हासिल कर लिया था। उन्हें मालूम हो चुका था कि किसी शहर में जब ऐसी शदीद मुज़ाहमत हो रही हो, हर खिड़की हर इमारत से गोलियां आ रही हों, तो क्या करना चाहिए। उन्होंने पहला काम तो ये किया कि जर्मन्स ही की तरह अपनी फोर्सेस को छोटे छोटे दस्तों में तकसीम करके पूरे शहर में बखेर दी। हर ग्रुप को टैंकों और तोपों की सपोर्ट भी हासिल थी। रूसी बर्लिन के जिस इलाके से गुजरते, वो एक एक इमारत के लिए लड़ते। पहले वो टैंकों और तोपों से उस पूरी इमारत को मलबे का ढेर बना देते अगर वो बन सकती, ताकि इन इमारतों में अगर कुछ जर्मन फोर्सेस छुपी हुई हैं, किसी ने मोर्चा लगाया हुआ है, तो वो भी साथ ही तबाह हो जाएं, गिर जाएं। इमारतों को गिराने के बाद रूसी फोर्सेस मलबे में छुपे हुए फौजियों को खत्म करने के लिए फ्लेम थ्रोअर्स यानी आग फेंकने वाले हथियार इस्तेमाल करती थी। इस हथियार से वो कोनों खुदरों या सीवरेज लाइंस में छुपे हुए जर्मन सिपाहियों पर आग बरसाकर उन्हें मौत के घाट उतार देते थे। यूं वो एक एक इमारत को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते जाते थे। जहां जहां जर्मन इमारतें उड़ाकर गलियों को ब्लॉक कर रहे थे और मलबा बखेर रहे थे, ढेर लगा रहे थे, वहां वहां रूसी ये करते थे कि जर्मनी के अंडरग्राउंड रास्तों को इस्तेमाल करते थे। बर्लिन शहर में दोस्तों उसकी हिफाजत के लिए बहुत पहले से ये बंदोबस्त था कि अंडरग्राउंड रास्ते और बंकर्स बेपनाह बने हुए थे। तो रशियंस मलबे के ढेर लगती और बंद होती सड़कों से गुजरने के लिए यही अंडरग्राउंड रास्ते इस्तेमाल करते थे। उनके पैदल फौजी तबाहशुदा इमारतों के तहखानों में दाखिल हो जाते थे। फिर एक तहखाने की दीवार बारूद से उड़ाकर वो अगली इमारत के तहखाने में चले जाते थे। यूं अंडरग्राउंड ऑपरेशन करते हुए वो जर्मन पोजीशंस के करीब पहुंचकर बाहर निकलते और दुश्मन का सफाया करते थे। इस तरह रास्तों और इमारतों को क्लियर करते हुए रशियन फोर्सेस बर्लिन के मरकजी हिस्से की तरफ बढ़ती चली गई। इस दौरान शहर के बाहर मौजूद रूसी तोपखाने से गोलों और कोटोशा रॉकेट्स की बारिश मुसलसल होती रही। कोटोशा रॉकेट्स ने बर्लिन को मलबे का ढेर बनाने में अहम किरदार अदा किया था। बैटल ऑफ बर्लिन में शहर के बाहर जो रूसी फौज थी, जिसने शहर को 3 अतराफ से घेर रखा था, उसने भी पेशकदमी की। 24 अप्रैल को रूसी फौज ने जनूबी और शुमाली साइड से आगे बढ़ते हुए शहर को मगरिब की तरफ से भी ब्लॉक कर दिया। अब जर्मन दारुल हुकूमत मुकम्मल तौर पर रूसियों के मुहासरे में था, बल्कि एक तरह से वो उनके शिकंजे में आ चुका था, और ये शिकंजा दिन ब दिन कसता जा रहा था, तंग होता जा रहा था। शहर में रूसी फौज के हर बढ़ते कदम के साथ हिटलर का इक़्तिदार सुकड़ रहा था। 27 अप्रैल तक 27 अप्रैल तक शहर में रूसी फौज काफी अंदर तक आ चुकी थी। जर्मन फोर्सेस शहर के मरकज में 10 मील लंबे और 3 मील चौड़े इलाके में फंस गई थी। 28 अप्रैल तक ये जर्मन पॉकेट और भी सुकड़ गई। अब हिटलर की हुकूमत सिर्फ उस छोटे से इलाके तक महदूद थी जिसमें जर्मन पार्लियामेंट राइक्सटेग थी, और इसके साथ हिटलर की चांसलर की बिल्डिंग थी, जिसके साथ अंडरग्राउंड बंकर में हिटलर अब तक छुपे हुए थे। इस छोटी सी पॉकेट में भी हर इमारत रूसी बमबारी के निशाने पर थी। ताहम एडोल्फ हिटलर अब भी अपनी फौज को सरेंडर करने का हुक्म देने पर तैयार नहीं थे। उनके कमांडर जनरल वेडलिंग ने उन्हें बताया कि फौज के पास ज्यादा दिन का बारूद नहीं है।
30 अप्रैल के बाद वो मुजाहमत भी जारी नहीं रख सकेंगे। इसलिए बेहतर है कि बची खुची फौज किसी तरह दुश्मन का घेरा तोड़कर बर्लिन से निकले और मगरबी जर्मनी का रुख करे। इस तरह ये फौज दोबारा ताज़ा दम होकर मगरबी हिस्से में मौजूद जर्मन फौज की मदद से जंग जारी रख सकेगी। लेकिन हिटलर ने यह तजवीज़ मुस्तरद कर दी और उसी तरह लड़ाई जारी रखने का हुक्म दिया जैसे कि लड़ी जा रही थी। 29 अप्रैल की रात 29 अप्रैल की रात रूसी फौज एडोल्फ हिटलर के बंकर से 1 किलोमीटर से भी कम फासले पर पहुंच चुकी थी। रूसी कमांडर जनरल योकोव ने हुक्म दिया कि जो कोई भी जर्मन पार्लियामेंट पर रूसी परचम लहराएगा उसे कौमी हीरो का दर्जा मिलेगा। चुनाचे रूसी फौज ने पार्लियामेंट की इमारत पर धावा बोल दिया, लेकिन वहां तैनात जर्मन्स ने भी इंतहाई दलेरी से मुकाबला किया। वो इमारत की खिड़कियों से लगातार रूसियों पर गोलियां बरसाते रहे। जवाब में रूसियों ने टैंकों और तोपों से इमारत पर गोले दागे। 10 घंटे तक शदीद लड़ाई के बाद आखिर जर्मन पार्लियामेंट की इमारत पर रूसी कब्जा हो गया। 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी रात 10:50 पर रशियन 756 राइफल रेजिमेंट के जवानों ने जर्मन पार्लियामेंट पर रूस का सुर्ख परचम, थोड़े और द्रांति वाला झंडा लहरा दिया। इस कामयाबी की खुशी में रूसी फौजियों ने हवाई फायरिंग भी की। ये बचे खुचे जर्मन दस्तों के लिए पैगाम था कि अब कुछ नहीं बचा, हथियार डाल दो। जब पार्लियामेंट पर लाल लाल लहराया तो अगले रोज 30 अप्रैल को नाजी लीडर एडोल्फ हिटलर और उनकी महबूबा ने खुदकुशी कर ली। इवा ब्राउन ने जहर खाया और इसके कुछ देर बाद हिटलर ने अपने सर में गोली मार ली। इसकी लाश फौरन ही रूसियों को मिल भी गई। हिटलर की खुदकुशी और लाश रूसियों को कैसे मिली दोस्तों, ये पूरा वाकया आप देखो सुनो जानो की इस वीडियो में देख चुके हैं। अगर नहीं देखा तो इसके बाद देख लीजिएगा। तो दोस्तों, हिटलर की मौत के अगले रोज 1 मई को हर रूसी टैंक, तोप और रॉकेट लॉन्चर का रुख जर्मन चांसलरी और बचे खुचे नाजी मोर्चों की तरफ मोड़ दिया गया। फिर इतनी शदीद बमबारी हुई कि गोया क़यामत आ गई हो। इससे अगले दिन 2 मई को बर्लिन शहर के नाजी कमांडर जनरल हेमोल्ट वेल्डिंग ने सरेंडर कर दिया। हजारों जर्मन फौजी अपने मोर्चों से कतार अंदर कतार निकले और खुद को रूसियों के हवाले करने लगे। बर्लिन के बाहर बाकी जगहों पर जहां जंग जारी थी, वहां भी आने वाले दिनों में जर्मन फोर्सेस ने हथियार डालना शुरू कर दिए। 7 मई को फ्रांस में अमेरिका और इत्तेहादियों के सामने, जबकि 8 मई को बर्लिन में रूसी फोर्सेस के सामने जर्मनों ने सरेंडर कर दिया। दूसरी जंग अजीम, सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू करने वाला जर्मन अंपायर शिकस्त तस्लीम कर चुका था। मैक्यूरस फेलोज बर्लिन पर कब्जे की लड़ाई में 16 अप्रैल से 2 मई तक यानी तकरीबन 17 डेज में 3 लाख से जायद मोर देन 300,000 रूसी फौजी हलाक या जख्मी हुए। रशियंस का दावा है कि बैटल ऑफ बर्लिन में 400,000 से ज्यादा जर्मन फौजी मारे गए थे, जबकि इसके अलावा फौजियों के अलावा 100,000 से ज्यादा 1,25,000 से ज्यादा जर्मन सिविलियंस भी मौत के घाट उतारे गए। बैटल ऑफ बर्लिन के बाद यूरोप में तो दोस्तों जंग खत्म हो गई, मगर एशिया में जारी थी। ईस्टर्न साइड पर बहरुल काहिल पैसिफिक ओशन में जर्मनी का इत्तेहादी जापान अब भी लड़ रहा था। उसे सरेंडर पर मजबूर करने के लिए 6 और 9 अगस्त को जापानी शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंक दिए गए। इन एटमी हमलों के बाद 2 सितंबर 1945 को जापान ने भी सरेंडर एग्रीमेंट साइन कर दिया। यूं दूसरी जंग अजीम मुकम्मल तौर पर बंद हो गई। और हाँ दोस्तों, वीडियो के शुरू में जो आपने जाना कि रूस हिटलर के एटमी साइंसदानों तक पहुंचना चाहता था, तो बर्लिन पर कब्जे के बाद कम से कम 200 जर्मन साइंटिस्ट सोवियत रूस मुंतकिल कर दिए गए। इन्हीं साइंसदानों की मदद से फिर रूस ने 1949 में न्यूक्लियर टेस्ट कामयाबी से किया और अमेरिका के बाद दूसरी एटमी ताकत भी बन गया। मैक्यूरस फेलोज जर्नल्स एंड बैटल सीरीज का ये दूसरा सीजन यहाँ मुकम्मल होता है। ताहम ये सिलसिला जारी रहेगा और इसमें मजीद जंगों और नामवर कमांडर्स की दास्तानें आती रहेंगी, एक साथ एपिसोड्स आती रहेंगी। देखो सुनो जानो जरूर देखते रहें, सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी अगर वीडियो आप करना चाहें तो जरूर कीजिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बर्लिन फतह होने के बाद तबाह हाल जर्मन कौम के साथ क्या हुआ? नाजी आइडियोलॉजी जिसकी वजह से दूसरी जंग अजीम करोड़ों इंसानों को खा गई, उस आइडियोलॉजी को कैसे खत्म किया गया? डीनाजिफिकेशन के इस अमल पर आप ये वीडियो देख सकते हैं। यहाँ देखिए हिटलर की बायोग्राफी और यहाँ खालिद बिन वलीद की फतूहात की दास्तान।